हेलो स्टूडेंट्स, 3 नंबर का आज हम लोग एक्सरसाइज करते हैं 3 नंबर चैप्टर का। तो आप देखिए, हमने पढ़ा था अंग्रेजों के सिस्टम के बारे में। उन्होंने कौन कौन सा सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम, मालवारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट, इन सब के बारे में स्टडी किया था। अब एक्सरसाइज देखते हैं। फर्स्ट है द रैयतवारी सिस्टम आज इंट्रोड्यूस इन द, जो रैयतवारी सिस्टम था वो कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था? तो आंसर है मद्रास प्रेसिडेंसी में। मद्रास, जिसका नाम चेंज करके अब चेन्नई कर दिया गया है, वहीं पे रैयतवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। सेकेंड है द इंडिगो रिवोल्ट बिगेन इन। इंडिगो रिवोल्ट जो नील के उत्पादन के लिए फोर्स करते थे ब्रिटिश, तो उसके खिलाफ विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो वो हुआ था 1859 में। ठीक है। थर्ड देखते हैं द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द लैंड अंडर द परमानेंट सेटलमेंट वेयर। परमानेंट सेटलमेंट में जो जमीन का अधिकार किनके पास होता था, जमीन के मालिक कौन होते थे? तो परमानेंट सेटलमेंट जमींदार होते थे, जो टैक्स वसूलते थे किसानों से और अंग्रेजों को देते थे। तो ऑप्शन नंबर सी, जमींदार। 4 में है द महलवारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन। जो महलवारी सिस्टम था उसे कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, कहाँ शुरू किया गया था? तो आंसर होगा नॉर्थर्न इंडिया, उत्तर भारत में। पहले ये उत्तर भारत में स्टार्ट हुआ था, फिर बाकी देश में लागू किया गया। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, 5 नंबर द सिस्टम ऑफ रिवेन्यू कलेक्शन इंट्रोड्यूस बाई कॉर्नवालिस वाज। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा, अंग्रेजों के गवर्नर जनरल थे, तो उनके द्वारा एक रिवेन्यू कलेक्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। उसका क्या नाम था? तो वो परमानेंट सेटलमेंट। इससे पहले हमने पढ़ा था ना परमानेंट सेटलमेंट, तो वही, इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्टार्ट किया गया। ठीक। अब बी नंबर देखते हैं। राइट टी फॉर द ट्रू एंड एफ फॉर द फॉल्स। ट्रू फॉल्स है द इंडिगो रिवोल्ट बिगन इन उत्तर प्रदेश। जो इंडिगो रिवोल्ट था वो उत्तर प्रदेश में स्टार्ट हुआ था, तो ये फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि जो ये नील आंदोलन था वो बिहार से स्टार्ट हुआ था। बिहार के किसानों ने पहले इसके बारे में क्रांति की थी, विद्रोह किया था। ठीक है। सेकेंड है द परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लेड टू कमर्शियलाइजेशन ऑफ लैंड। जो परमानेंट सेटलमेंट बना था उससे जो जमीन है उसका कमर्शियलाइजेशन हो गया, तो ये हो गया ट्रू। पहले जो जमीन था उसका खरीद बिक्री नहीं होता था, उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे, लेकिन अंग्रेजों ने परमानेंट सेटलमेंट निकाला और ज़मीन की खरीद बिक्री भी स्टार्ट हो गई। ठीक है। थर्ड है द कॉलोनियल रूलर्स एम्ड एट मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड वेलफेयर ऑफ द पीपुल। जो कॉलोनियल रूल था उसका एम था कि अपने लाभ को बढ़ाए और लोगों का भलाई करे। तो देखिए, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट तो था, वो अपने लाभ को तो बढ़ाना चाहते थे, लेकिन लोगों की भलाई नहीं करना चाहते थे। वेलफेयर ऑफ द पीपुल ये रॉन्ग है, तो इसे हम लोग फॉल्स कर देंगे, क्योंकि वो लोग एक ट्रेड कंपनी थी, व्यापारिक कंपनी थी, वो सिर्फ अपना प्रॉफिट देखते थे। उन्हें लोगों की भलाई, किसानों की भलाई से कोई लेना देना नहीं था। 4 नंबर देखते हैं द महलवारी सिस्टम ब्रोक डाउन बिकॉज ऑफ द वेरी हाई डिमांड ऑफ रिवेन्यू। जो महलवारी सिस्टम था वो फेल हो गया, ब्रोक डाउन हो गया, क्योंकि रिवेन्यू का वेरी हाई डिमांड था उसमें। तो ये भी ट्रू है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो 5 नंबर द रिवेन्यू पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश बेनिफिटेड द पीजेंट इमेंसली। जो रिवेन्यू पॉलिसी थी ब्रिटिश की, जो टैक्स लेने की नीति बनाई गई, वो किसानों को मदद की, किसानों को हेल्प की, बेनिफिट की। तो ये फॉल्स है, उनकी कोई मदद नहीं की, उनका हालत और ख़राब हो गया था। ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस इन बंगाल। तो 2 बार हमने देखा परमानेंट सेटलमेंट, ऊपर भी देखा था कि कौन सा सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था, इससे पहले भी देखा था। तो इंट्रोड्यूस बंगाल में किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है। रैयतवाड़ी, महलवारी and permanent settlement were the 3 types of land revenue introduced by the British in India। तो आप देख सकते हैं, रैयतवारी, महलवारी और परमानेंट सेटलमेंट, ये तीनों भर देंगे हम लोग ब्लैंक्स में। थर्ड है द इंडिगो रिवोल्ट वाज पीजेंट अपराइजिंग इन बंगाल इन। जो इंडिगो रिवोल्ट था किसानों का, वो बंगाल में कब अपराइजिंग हुआ, उसका उदय हुआ? तो 1859 में ये जो आंदोलन था वो बंगाल तक पहुंच गया था। ठीक है। 4 है परमानेंट सेटलमेंट एक्ट गेव बर्थ टू अ न्यू क्लास ऑफ लैंड लॉर्ड कॉल्ड जमींदार। जो परमानेंट सेटलमेंट था उससे एक जमीन के नए मालिक मिले, जिन्हें जमींदार कहा जाता था। तो ये ट्रू है, जमींदारों को जमीन दे दिया गया था और वो
किसानों को अपने खेत में मजदूरी करवाते थे और उनसे टैक्स वसूलते थे। तो ये भी अब देख लीजिए जमींदार। 5th नंबर है द कंपनी फोर्स द फार्मर टू ग्रो कैश क्रॉप इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप। जो कंपनी पहले बताए थे वो लोग कैश क्रॉप की जगह बोलते, कैश क्रॉप उगाने के लिए कहते थे, किसकी जगह? फूड क्रॉप्स की जगह। कैश क्रॉप में जिसमें इंडिगो था, टी था, ये सब कहते थे कि उगाइए, आप फूड क्रॉप्स ना उगाइए। ठीक है, तो ये हमारा एक्सरसाइज हुआ। कल हम लोग क्वेश्चन आंसर कर देंगे। थैंक यू।